हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पर मैं जसवीर सिंह आपका वेलकम करता हूं। आज आपके लिए हम बिल्कुल न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं कोवर्किंग स्पेस का। उसी के बारे में आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहते हैं और उसके बारे में आज की ऑडियंस को हम बताना चाहते हैं कि कोवर्किंग स्पेस बेसिकली होता क्या है। उसके लिए हमारे साथ मिस्टर धर्मवीर सर बैठे हैं जो को फाउंडर है Entrix.com कंपनी से को फाउंडर हैं और ये आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो आपके माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले हैं। उसका जवाब हम आपको पहले ही देंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ धर्मवीर सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हमारे ऑडियंस को सबसे पहले हम बताइए कि जिस रियल इस्टेट में आज हम हैं यहाँ पर जो हमारी कोवर्किंग स्पेस है ये किस तरह से है और फ्यूचर में हम इसका क्या फ्यूचर इनका देखते हैं कि ये फ्यूचर में कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इस तरीके की जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है, अगर वो इसमें इन्वेस्ट करती है तो उसका क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आज बात करना सर। थैंक यू सो मच। पहली बार आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसका आई थिंक देखिए रियल इस्टेट ना एक ट्रेंड होता है। रियल इस्टेट ऐसी मार्केट है जहाँ पे अगर पिछले 40 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे जी तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए हैं जी। इंडिया में अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट 2006, 7, 8 में आया, फिर ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट आया, फिर सोहो का कॉन्सेप्ट आया, यू नो स्मॉल ऑफिसेस स्मॉल होम्स करके सोहो का कॉन्सेप्ट आया, फिर आया कोवर्किंग स्पेसेस का कॉन्सेप्ट। अब कोवर्किंग स्पेसेस का कॉन्सेप्ट जब आया तो लोगों को समझ में आया कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। रियल इस्टेट में आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी और मार्केट किस तरफ जा रही है जी। राइट। कोवर्किंग स्पेसेस का मतलब ये है कि बेसिकली आप एक बहुत बड़े एरिया में अगर आपको एक छोटा सा हिस्सा ओन करना है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 50 करोड़ का फ्लोर है जी और आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है, लोकेशन है, यहाँ पे मुझे इसका एक फ्रैक्शन मिल जाएगा तब भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रॉब्लम को रखते हुए जी कोवर्किंग स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आया गया ताकि आप एक फ्रैक्शनल ओनर बन जाएं जी उस 50,000 स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी के। वो उस 50,000 स्क्वायर फीट में आपके पास सिर्फ शायद 100 स्क्वायर फीट ही हो डेफिनेटली, बट आपके पास एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी में एक प्राइम लोकेशन के पास जो आपके पास एक 100 स्क्वायर फीट है उसकी वैल्यू समय के साथ सिर्फ बढ़ेगी। सो कोवर्किंग का फ्यूचर अगर आप मुझसे पूछ रहे थे, एक छोटा सा सवाल उसमें यह था कि फ्यूचर क्या है कोवर्किंग स्पेसेस का। अगर आप कोवर्किंग स्पेसेस का फ्यूचर देखेंगे तो आप सिर्फ स्टैट्स निकालिए 2015, 16, 17, 18 से अभी 2020 का स्टैट देख रहा था 32,000 कोवर्किंग स्पेसेस हैं पूरे दुनिया में जी। ये स्टैट 2025 से लेके 2028 के बीच में 75,000 हो जाएगा। तो अगर 75,000 कोवर्किंग स्पेसेस दुनिया में आ जाएंगी, स्टार्टअप का कल्चर सिर्फ बढ़ रहा है। और अगर आप सिर्फ भारत की बात करें, भारत में जितनी कोवर्किंग स्पेसेस बाहर स्ट्रगल करती हैं इंडिया में आके प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। तो इंडिया में कोवर्किंग स्पेसेस इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका जो एंट्रेंस होता है वो बहुत कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टर है 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाला, उसको यहाँ से शुरू करना चाहिए और एक रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। सर जैसे हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं जो आजकल के यंगस्टर हैं, जैसा आपने देखा होगा रियल इस्टेट में हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है कोवर्किंग स्पेस का, इसमें हम मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और जो हमारे यंगस्टर हैं वो अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो कहाँ तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इंडिया में वो हमारा फिक्स डिपॉजिट माना जाता है, लेकिन ये उससे किस तरीके से बेटर है फ्यूचर में, तो थोड़ा सा हमें सजेस्ट करिए और जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी कुछ सजेस्ट कीजिए। देखिए आप एक्चुअली इस सवाल में ना आपने 2-3 सवाल पूछे जी। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि क्या एंट्री साइज़ है, एग्जैक्टली क्या टिकट साइज़ है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे कुछ भी ओन कर सकते हैं इस समय पे, तो आप समझ लीजिए आने वाले 10 साल में वो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा जी। ये आपको मैं कंफर्म बता सकता हूँ। अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं, रिसर्च करते हैं, आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत भी, तो आपने जितने रुपए भी लगाए होंगे वो 2-3 गुना कहीं नहीं हुआ, मतलब कहीं जा नहीं रहे।
अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की सर, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर आज रहे हैं। जिसके लिए हम डिस्कस हाँ। के लिए बैठे। देखिए, ये सेक्टर 90 एक्सप्रेसवे जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है जी। अगर वहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी, मैं अभी किसी से पूछूं तो मिनिमम 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ की मिलेगी जी। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या आप एक छोटे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेक्टर 90 एल्बर्टन जैसे रेडी टू मूव इन कॉर्पोरेट टावर में आप सबसे छोटा साइज़ जो हमारा है 67 स्क्वायर फीट का, ओके। वो आप मात्र 8.5 लाख रुपए में ओन कर सकते हैं। 8.5 लाख रुपए में एक्सप्रेसवे पे कुछ भी नहीं मिलता। और इतने बड़े ऑफिस में आपकी एक यूनिट हो जाती है। वो एक अलग एडवांटेज है, वो लोग समझेंगे। आप समझिए, नोएडा में एक कमर्शियल एड्रेस होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, वो मैं एज अ बिजनेसमैन समझ सकता हूँ जी। तो आपके पास एक कमर्शियल एड्रेस भी हो गया, एक रेडी टू मूव इन अल्ट्रा लग्जरी कॉर्पोरेट टावर में आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई और आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 8.5 लाख रुपए। और दूसरा सवाल सर आपका जो था कि एफडी को हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप ने हमको जो जो सिखाया हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, बिल्कुल, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, एफडी में मैं भी ऐसा मानता हूँ कि कुछ पैसे एफडी में डाल देना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल। पर मेरा एफडी को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको हम समझना पड़ेगा रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आप दो पहलू में पैसे कमाते हैं। एक तो आप रेंटल वैल्यू कमाते हैं जी। और उसके बाद आप अप्रिसिएशन कमाते हैं। एफडी में तो आपने 50 लाख रुपए लगाया है तो 25,000 महीने का आ रहा है आपका, उसमें 50 लाख की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर आपका वो जो 8.5 लाख रुपए है वो 80 लाख रुपए हो सकता है और आपकी जो रेंटल इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो वहाँ फिक्स रहता है या फिक्स नहीं है, दो पहलू में पैसे कमाएंगे तो हाँ 8.5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करके 4,500 रुपये रेंटल कमा सकते हैं जी। और आपको पता है 5 साल में वो 8.5 लाख की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए होगी। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है सर। जो हमारे लोकेशन है अल्फा थम की, यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है या यहाँ पर आता है कोई भी अपना कोवर्किंग स्पेस के लिए, तो थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताइए ताकि वो इजीली यहाँ पर पहुँच सकें और कनेक्ट कर सकें। सर देखिए, सेक्टर 90 है लोकेशन जी। उसके सामने ना सेक्टर 137 है। ओके। रफली एक सोसाइटी में 700 से 1400 से आई थिंक 2000 फ्लैट हैं, कुछ सोसाइटी में 3,500 अपार्टमेंट्स हैं जी। तो ना लाखों लोग रहते हैं सामने, कॉर्पोरेट टावर के एग्जैक्टली सामने लाखों लोग रहते हैं जी। तो जो सक्सेस है उस कॉर्पोरेट टावर की वो इस तरह से है कि अगर वो एक कॉर्पोरेट टावर लोकेटेड है सेक्टर 90 में तो उसके सामने सेक्टर 137 पूरा का पूरा रेजिडेंशियल लैंड है जिसमें कम से कम 12 से 13 सोसाइटीज़ रेडी टू मूव इन है, ठीक है, डिलीवर्ड। वहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं। तो अब समझिए कि रेजिडेंशियल लैंड 140 हमारा जो अल्फा था उसके सामने, उसके बगल में 140 ए है जो ITES लैंड है, सारे के सारे कॉर्पोरेट टावर्स हैं। जो लोकेशन है और उसकी जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है कि बगल में मॉल है, बगल में रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, सब कुछ उसी के पास है। और सबसे अच्छी बात क्या है उसकी कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द मोस्ट पॉश सेक्टर है सेक्टर 90 जहाँ पे लोकेशन है। जी धर्मवीर जी, जैसा आपको सभी को पता है 2024 में हमारा जो जेवर एयरपोर्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जब जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोवर्किंग स्पेस है इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में? सर ना कि सिर्फ कोवर्किंग स्पेसेस पे बट ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। सो अगर आप एक लैंड ओन करते हैं या दुकान ओन करते हैं या ऑफिस ओन करते हैं, घर ओन करते हैं, सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आपकी लोकेशन एयरपोर्ट से एक अगर आप ड्राइव थ्रू करेंगे तो 35 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और आप समझिए इस चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस जो सेक्टर 90 है वहाँ से अगर आपको दिल्ली वाले एयरपोर्ट पे जाना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो भी 40 मिनट लगेगा डेफिनेट। और यहाँ से अगर आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तब भी 40 मिनट लगेगा। एक लोकेशन से अगर आप 2 एयरपोर्ट 40 मिनट में जा सकते हैं तो वो उसकी एक अलग ही, आप समझिए उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस। कल को हम मीटिंग करके तुरंत अपनी फ्लाइट लेके कहीं भी जाए। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये आप ये नहीं कह सकते कि होने वाला है, ये हो रहा है ऑलरेडी। प्राइजेस स्काई रॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं जी। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं 2024 सितंबर जो एयरपोर्ट नोएडा अथॉरिटी है वो ये बोलती है कि भाई 2024 सितंबर उनकी पहली उड़ान है वहाँ से, पहली फ्लाइट की टेक ऑफ है। तो
इम्पैक्ट एक्चुअली जो पड़ेगा वो आपको दिखेगा कब से, जब ये दिखेगा आपको 2024 मार्च वर्च में आके कि प्राइस डबल होना शुरू हो जाएंगे, और ये होना ही होना है। उसके वजह से देखिए ना, आप यहाँ से 35 मिनट में अगर एयरपोर्ट पहुँचते हैं जी, आपके ऑफिस स्पेस से, आप जहाँ ऑफिस आपका लोकेटेड है वहाँ से अगर आप 35 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचते हैं जी, और वो भी इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी, आई डोंट थिंक अगर उससे बड़ी बात है। मतलब 8.5 लाख रुपए में आप एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर वहाँ से आप एयरपोर्ट का एक्सेस है आपके पास 35 मिनट 40 मिनट में, और आपको पता है कि इस एयरपोर्ट की वजह से मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। तो ये एक तरीके से विन विन इन्वेस्टमेंट है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक विन विन इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक छोटा सा अमाउंट लगा के अप्रिशिएट करवाना चाहते हैं अपने पैसे को, एक रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं, और ये एयरपोर्ट, नए फिल्म सिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ भी है इसमें। तो जो हमारा जैसे कोवर्किंग स्पेस है उसमें मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है आदमी, और मैक्सिमम अगर वो चाहे तो लोकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, या इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। सर देखिए, सबसे छोटा जो साइज़ है वो 67 स्क्वायर फीट है। ओके, वो आपको कॉस्ट करता है रफली 8.5 लाख रुपीज़। वो आप अपने व्यूअर्स को एक बार ब्रेक डाउन दिखा दीजिएगा जी। बाकी अगर बात करें हमारे कितना ओन कर सकते हैं, देखिए आप 1 सीट ले सकते हैं, हम 10 सीट ले सकते हैं, आप 15 सीट ले सकते हैं। हम लॉकेबल स्पेसेस क्यों नहीं देते उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे पास 400 लोगों की कैपेसिटी है बैठाने की। अगर मैं एक नॉर्मल एक ओनर हूँ किसी कंपनी का, 10 लोग की टीम लेके आगे मैंने बैठा दिया, आप भी आके बैठा दी जी, तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ना गिर जाती है। मैं रेदर TCS, HDFC, इन्फोसिस जैसी बड़ी ब्रांड्स को वो 400 लोगों की सीट देना पसंद करूँगा रेदर देन 2-2 लोग के टुकड़ों में। उससे क्या, अगर एक बड़ी ब्रांड का नाम मैं अपने कॉर्पोरेट टावर में डालता हूँ तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्वेस्टर्स की ROI पे इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे करना है, मुझे ध्यान देना है कि मुझे लीज पे जो करना है वो बहुत बड़ी रिपोर्टेड ब्रांड से करना है। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी को लीज कर दिया है। ओके, जो प्रॉपर्टी आप ओन करेंगे 67 स्क्वायर फीट 8.5 लाख रुपए, वो ऑलरेडी लीज्ड आउट है। हम नाम नहीं ले सकते ब्रांड का जी, और वो प्री लीज्ड प्रॉपर्टी है। ओके जी। क्या हम अगर एक सीट लेते हैं अपनी 67 स्क्वायर फीट, क्या उसकी रजिस्ट्री होगी हमारी? बिल्कुल रजिस्ट्री होगी सर। ओके, रजिस्ट्री होगी, क्योंकि रजिस्ट्री होना क्लाइंट के, आपके पास सेलिंग राइट्स, बाइंग राइट्स बिल्कुल है, लीजिंग राइट्स आपके पास नहीं है। ओके जी, ठीक है, आप प्रॉपर्टी को खुद यूज़ नहीं कर सकते। ठीक। सर जो हमारे बिजनेस टाइकून है, ये आज के टाइम में कोवर्किंग स्पेस में क्या फ्यूचर देखते हैं, या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस में देखिए कोवर्किंग स्पेस में? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हम लोग को ऐसा लगता है कि कोवर्किंग स्पेसेस सिर्फ छोटे स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं जी, बट मैं ये मिथ को क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। आप HDFC, TCS जैसी बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो भी कोवर्किंग स्पेसेस को यूज़ करती हैं। ओके, आप मुंबई चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टेड ब्रांड्स हैं जो कोवर्किंग स्पेसेस को यूज़ करती हैं। उसका 2-3 बहुत मेजर रीज़न है। अगर फॉर XYZ ब्रांड है, फॉर एग्जांपल एक TCS ही है और उसको 300 लोगों के लिए ऑफिस चाहिए, ओके, अब वो पूरा का पूरा ऑफिस का इंटीरियर्स करवाने का वेट करेगी, फिर वो वहाँ पे फंक्शनल करवाने में 8-10 महीने लगाएगी। उससे अच्छा वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे अगले महीने शिफ्ट होना है 300 लोगों के साथ जी, मैं रेडी टू मूव इन अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस में गया, ना तो मुझे रिसेप्शनिस्ट हायर करना है, ना तो मुझे पेंट्री में किसी को हायर करना है, ना तो मुझे 15 और अदर स्टाफ हायर करने हैं जो क्लीनिंग के हों, हाउस कीपिंग के हों, ये सब कुछ चाहिए नहीं। पार्किंग का इशू बेसिक कुछ भी नहीं, कोई इशू नहीं है। वो 300 लोगों को लेके आए, उन्होंने 300 लोगों को बैठा दिया, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट डे काम स्टार्ट बिल्कुल। सो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है ना वो फंक्शनैलिटी और कितने ईज ऑफ बिजनेस है उस पर बिलीव करती हैं। आज अगर आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स का नाम लें, HDFC आप बात करिए, इन्फोसिस की आप बात करिए, TCS की आप इनकी बात करें, तो ये बिल्कुल काम कर रहे हैं और को बड़े बड़े वीवर्क जैसे रीगर्स जैसे कोवर्किंग स्पेसेस में उनका ऑलरेडी ऑफिस है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो हमारा नोएडा का रियल एस्टेट बिजनेस है, क्या वो गुड़गांव को टेक ओवर कर रहा है? सर टेक ओवर एक गलत वर्ड होगा शायद इसमें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी हर सिटी ना अपने आप में एक बहुत स्पेशल सिटी है, उसकी अपने रीजंस हैं ग्रोथ के, अप्रिसिएशन के।
सो गुड़गांव ऑब्वियसली एक बहुत लोगों को बहुत पैसे कमा के दिए उसके लिए मैं कभी कुछ बोल नहीं सकता, बट आपको ना नोएडा मार्केट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नोएडा मार्केट गुड़गांव से अच्छा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गुड़गांव में एक सर्टन एरिया है और सर्टन चीज़ें हैं। गुड़गांव में आईटी है, गुड़गांव में थोड़ा बहुत एजुकेशन है, गुड़गांव में ऐसा कुछ मेजर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर आप नोएडा को देखेंगे तो नोएडा में सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग है, एजुकेशन है, फार्मिंग है, आईटी है, ट्रांसिट है, एयरपोर्ट है। आप मतलब 360 डिग्री अगर आप एक इकोसिस्टम बनाएंगे तो नोएडा के पास वो सब कुछ है। और अब पिछले 5 सालों में 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ नोएडा में दे। इतने ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट आज तक किसी सिटी में नहीं हुआ, तो कोई कारण है सरकार इसके ऊपर इतना फोकस करके इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो टेक ओवर नहीं बोलूँगा, बट हाँ समय के साथ नोएडा बहुत आगे चला जाएगा। और शायद ये एक शायद बहुत ही ओवर स्टेटमेंट हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा एक इंडिया की सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी बन के निकलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी डेफिनेटली सर। जैसा 67 स्क्वायर यार्ड का स्पेस है, तो हमारे जो अभी की ऑडियंस है या जो हमारे क्लाइंट हैं या जो भी इसको लेना चाहते हैं वो लोकेबल में ज़्यादा जाते हैं। क्या उनका माइंडसेट चेंज हो पाएगा फ्यूचर में या आने वाले टाइम में कोवर्किंग स्पेस की तरफ? और जैसा कि आप CEO हैं relax.in कंपनी के, तो क्या हमारे जो कोई भी अगर हमारे थ्रू आता है इसमें आपके पास या जो भी हमारे व्यूअर्स आते हैं, आप उनकी क्या हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि वो किसी और से भी जाके ले सकते हैं, तो थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए बात रही बदलाव की, क्या वो एक लॉकेबल स्पेस से एक ऐसे स्पेस में प्री लीज्ड स्पेस में जाएंगे जहाँ पर उनके पास राइट्स नहीं है लीजिंग के। जी लोग बदल रहे हैं सर। एक्चुअली लोग बहुत मार्केट रिसर्च करते हैं, लोग बहुत अवेयर हो गए। समय मतलब लोग ऑलरेडी इतने अवेयर हैं कि उन्हें पता है उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 चीज़ों को पढ़ने लगे हैं अब। जी तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पहले एक लॉकेबल स्पेस लेगा, फिर उसके बाद उसको रेंट आउट कराने के लिए इंटीरियर्स करवाएगा, फिर किसी एक ब्रोकर को देगा, बोलेगा भाई मेरे लिए एक प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दो। उस किसी के पास सर इतना समय रहा नहीं है। सब लोग अपने डेली के रूटीन में इतने बिजी हैं कि किसी के पास इतना समय रहा नहीं। तो लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हैं और जितने स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ना वो इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने लोग स्मार्ट हैं, समझते हैं कि भाई मेरा समय यहाँ बचता है, मैंने एक छोटा सा अमाउंट लगाया है, अब मुझे महीने के इतने रुपए आने वाले हैं, बात खत्म। तो एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा ना वो हमेशा समय को बहुत वैल्यू करेगा rather than उस प्रॉपर्टी के रेंटल को, फिर इंटीरियर को, फिर रेंट आउट कराएगा, ब्रोकर को कमीशन देगा। इतना सारा प्रॉब्लम जो है ना एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं लेगा इतनी प्रॉब्लम्स को। जी एज अ CEO आप हमारे जो भी इन्वेस्टर होंगे उनकी क्या हेल्प हम कर सकते हैं, या उनकी कोई अगर कोई इश्यूज आते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है। जी दूसरी बात प्री लीज्ड है। जी आप आज इन्वेस्ट करते हैं, अगले महीने से आप अपना रेंटल लेके चाहिए। तीसरी बात हम क्या अलग करते हैं? देखिए सर अलग मतलब ये होता है कि भाई मेरा मकसद या मेरी ब्रांड का मकसद ये नहीं कि आप मुझसे प्रॉपर्टी ले जाइए जी, या मैं आपको प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। वो तो एक ब्रोकरेज काम पर कंपनी का काम है। हम एक कंसल्टेंसी है। आप हमारे पास आइए, आप बोलिए कि भाई मेरे पास 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए जी मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो शायद हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सकें। हम ये नहीं कहते कि भाई आप यही खरीदिए ये खरीदिए जी। हम कहते हैं आपको बताइए आपको चाहिए क्या। क्या? अगर आपको ये चाहिए तो मेरे पास ऐसा कुछ है जो शायद आपको इंटरेस्ट करे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली सर रियल एस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉब्लम्स आती हैं और आएंगी ही। जब आप पैसों में डील करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। मेरा एज अ चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर मिशन ये रहता है कि मैं चीज़ों को कितना स्मूथ बना सकूं जब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जी तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बैठिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आपके साथ शुरुआत से जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक रहते हैं जब तक आप वहाँ से एग्ज़िट नहीं ले लेते प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो तब बनता है जब आप प्रॉफिटेबली एग्ज़िट करते हैं Definitely. प्रॉपर्टी से, तब नहीं जब हम आप इन्वेस्ट करते हैं। जी
तो हम शुरू से एंड तक उनके साथ। बिल्कुल हमेशा रहेंगे, और आप हमारे इन्वेस्टर्स से मिलिए, हमारे ऑफिस आइए, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ठीक है सर। तो सर ने अपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा धर्मवीर सर का। थैंक यू सो मच। तो सर आप हमारे व्यूवर्स को एक बार कुछ कहना चाहेंगे कि हम एंड कर रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि सर बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, और सर को बहुत नॉलेज है रियल एस्टेट का, और मैं बस लकी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बैठा के और अपने ऑडियंस के प्रति थोड़ा जो भी नॉलेज है मेरे पास वो शेयर करने का मौका दिया। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हो सकती। आप एजुकेशन दे रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो आप ऐसे एजुकेट करते रहिए और लोगों को बचाते रहिए गलत इन्वेस्टमेंट से। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को गलत इन्वेस्टमेंट से बचाते रहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, आज मैंने आपको कोवर्किंग स्पेस के बारे में थोड़ा सा बताया है, जो अल्फा थंब हमारा नोएडा एक्सप्रेस वे पर है उसके बारे में। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है या आप विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको विज़िट करनी है या आपको फ़ोन पर भी कोई बात करनी है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।